Hey, all right, and welcome to all. Today will be the 10th lecture of M. Lakshmikant Polity. Okay, now आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इससे पहले अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं, पहले की वीडियो सीरीज नहीं देखी तो वीडियो सीरीज देख लीजिए ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आए। बट इससे पहले 1909 का जो एक्ट है उसको भी रिवाइज कर लीजिए ताकि इस एक्ट में कौन कौन से प्रोविजन नए ऐड हुए वो आपको पता चल जाए ना। अभी तो एक एक वीडियोस आती है 10-10 मिनट की, अभी एक्ट चल रहा है। बट जब आपका सेकंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ाने वाले हैं तब से बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेंथ पकड़ेंगे अपने लेक्चर्स की, हम बहुत तेज़ी से जाएंगे आगे, क्योंकि मैंने इनिशियल में जितना टाइम लेना था आपके एक्ट में लगाया ताकि आप समझ सको कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है। ओके, नाउ आज का टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका मतलब क्या है कि इस एक्ट के कौन कौन से प्रोविजन हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले इस एक्ट को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है 20 अगस्त 1970 को क्या हुआ। ये वो डेट है जब पहली बार ये डिक्लेयर किया गया कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अगर आप प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, आपने पॉलिटी में क्वेश्चन पेपर देखा होगा, ठीक है, पॉलिटी में क्वेश्चन पेपर देखा होगा आपने प्रीलिम्स में, तो आपको यहां पर ये देखने को मिल गया होगा। ठीक है, तो मैं साइलेंट कर देता हूं सबसे पहले फोन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, नाउ यहां पर आपने देखा होगा तो 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उस पर यह देखने को मिला है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो 3-4 ऑप्शन थे, तो आपका आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो कहीं से यूपीएससी कोई अलग सा पेपर नहीं बनाती। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि ब्रिटिश एम्पायर का जो है वो चाहती है कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब जो अभी आके पार्लियामेंट बनती है ना, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, एक दूसरे के क्लोज रिलेशनशिप में, ठीक है, तो एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाती है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए चेक भी करते हैं। अभी की प्रेजेंट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बाद में पढ़ाऊंगा, बट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना। ओके, पहली पॉइंट ये है। अब देखो, तो 1970 में ये बात होती है फिर कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करनी है भारत में, तो उसके बिहाफ में 1919 का एक्ट लाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया 1919 का एक्ट क्यों आया था। अब ये एक्ट 1919 को इनेक्ट होता है, फोर्स में कब आता है, 1921 में, ये भी आपको याद रखना है। इनेक्ट हुआ था 1919 में, केम इनटू फोर्स 1921 में। इस एक्ट को आप उससे पहले बताओ 1909 वाले एक्ट को और क्या कहते हैं, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे और वाइसरॉय कौन थे, ये आपको बताना है। नाउ सबसे पहले इस एक्ट को मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगो कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और चैम्सफोर्ड कौन है, अपने वाइसरॉय हैं। सबसे पहला तो कुछ बेसिक फीचर 1919 वाला या 1919 का आपको ये याद रखना था। ये एक्ट क्यों आया आपको पता चल गया ना, क्योंकि मैंने ये डेट बता दी 20 अगस्त 1970 वाली। ब्रिटिश एम्पायर ये चाहती है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में सेटअप हो जाए। ओके, अब क्यों चाहती है ऐसा, क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इतने ज्यादा एक्ट क्यों ला रही होगी। सिंपल सी बात है, आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये देखने को मिलता है कि इससे पहले अगर 1919 से पहले देखोगे ना, बहुत सारे इवेंट चला है, वर्ल्ड वॉर चला है, खत्म हुआ है, और उसके बाद हमारे जो पॉलिटिकल नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट अब करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे हैं इंडिपेंडेंस की भी। अब उसके रिगार्डिंग तो धीरे धीरे क्या होगा, अब 1947 आते आते हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले कोई भी एक्ट के पीछे मैं हर एक वीडियो लेक्चर में बताता हूँ, कोई भी एक एक्ट के पहले कुछ बड़ा इवेंट हुआ होगा। ठीक है, ओके, नाउ इतना सब आपने याद कर लिया। ओके, नाउ अब मैं कुछ फीचर्स बताता हूं जो इस एक्ट के आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, पहली बार यहां पर सेंट्रल और प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट हैं वो सेपरेट हो गए हैं, यानी कि सेंट्रल के कानून अलग हैं और प्रोविंशियल के कानून अलग हैं। मान के चलो, सपोज अभी एग्जाम्पल मान के चलो, फॉरेस्ट्री सपोज मान के चलो, ठीक है, एक ऐसे एग्जाम्पल देता हूं। सपोज फॉरेस्ट किसका है, प्रोविंशियल है, यानी कि स्टेट का पार्ट है, यानी कि जितने भी फॉरेस्ट से कानून होंगे, फॉरेस्ट के कानून होंगे, वो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। ठीक है, दूसरा अगर इरिगेशन बात करूं, ठीक है, सिंचाई के बारे में बात करूं, तो उसके कानून कौन बनाएगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो पहली बार क्या हुई, जो सब्जेक्ट हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट वो सेपरेट हमें देखने को मिल गए। ओके,
बट दूसरा स्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट का कौन सा था, स्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज ही था और यूनिटरी मेथड था। जनरली जितने भी मेजर जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में ही था, जैसा कि अभी के बेसिस पर हमें देखने को मिलता भी है। ठीक है, अभी के वैसे तो हमें फेडरल कैरेक्टर है हमारे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और यूनिटरी कब हो जाता है, जब हमारी इमरजेंसी लगती है। ठीक है, बट उसमें का भी स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सेंट्रलाइज ही था और यूनिटरी ही था। ठीक है, ओके नाउ ये वाली चीजें हमें देखने को मिली। बट पहली बार आपको सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो सब्जेक्ट थे ना वो सेपरेट हो चुके थे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, कोई माइंड में अपना डाउट मत रखना। ठीक है, अब मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूं। इस एक्ट से 1919 के एक्ट से डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बहुत सिंपल सी बात है, डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है, डायरकी मतलब प्रोविंस में, ठीक है, कहां, प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब होता है डुअल रूल, डुअल रूल। ठीक है, अभी हम देखेंगे डायरकी का भी मतलब क्या होता है, बाद में इसको अच्छे से जानेंगे। बट अभी हम देखते हैं डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, जिसका ग्रीक में मतलब होता है डुअल रूल। ठीक है, लार्जली अगर हम डायरकी के बारे में बात करें, जो डायरकी स्टेब्लिश की गई थी वो अनसक्सेसफुल रही थी। ठीक है, अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला तो आपको पता चल गया ना, सेंट्रल और प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट थे वो सेपरेट कर दिए गए थे, और जो डायरकी है वो प्रोविंस में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। ठीक है, अब प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट है ना, यानी कि प्रोविंस या स्टेट के, एक तो ऊपर होगा सेंटर, नीचे होगा प्रोविंस उसके। ठीक है, अब दो टाइप के जो थे सब्जेक्ट थे, पहला है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरा है रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बारे में अभी बताऊंगा कि ट्रांसफर्ड किसके लिए था और रिजर्व कौन कौन से के लिए था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 1909 के कुछ दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट सडन जो नई चीजें हुई होंगी 1909 के लिए, जो आपको याद हैं वो आपको बताने हैं। ओके, तो चलो वो तो आपका कमेंट बॉक्स में हो गया। यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके तो वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल जिन लोग भी, जो भी नए लोग देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, नाउ डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई, डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई, जिसका ग्रीक में मतलब होता है डुअल रूल। दो सब्जेक्ट हैं, फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। इसका ही मतलब है डायरकी। ठीक है, अब डायरकी के बेसिस पर बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं। अब मैं डायरकी के कुछ सब्जेक्ट अगर आपको बताऊं तो आपको यहां पर देखने को मिलता है डायरकी के लिए देखो दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। डायरकी के जो रिजर्व सब्जेक्ट है, एक है रिजर्व सब्जेक्ट, एक है ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट का जो इंचार्ज है वो कौन है, गवर्नर हैं। जिनके रिजर्व कौन कौन से हैं, इरिगेशन यानी कि सिंचाई, फाइनेंस रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर। देखो रिजर्व सब्जेक्ट किसके लिए हैं, कौन है इंचार्ज, गवर्नर। इसी को डायरकी कहते हैं, मतलब डुअल रूल। प्रोविंशियल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बार उस पर कंफ्यूज मत होना, दो चीजें हैं, सेंट्रल और प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट हैं वो तो सेपरेट हो गए, वो अलग है। फिर प्रोविंशियल में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी, ये अलग है। और प्रोविंशियल में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई तो मतलब दो सब्जेक्ट हैं, कौन से, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व में कौन कौन सी आ रही है, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उस पर शिक्षा, यानी कि आप बहुत सिंपल से देखो ना, जो अपने मेजर जिनसे इकोनॉमी उनकी आती है वो तो रिजर्व सब्जेक्ट में, यानी कि गवर्नर ने पूरा रोल लिया है, जैसे इरिगेशन है, फाइनेंस है, लैंड रेवेन्यू है, लॉ एंड ऑर्डर है। बाकी जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उसके इंचार्ज है मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर चुने जा रहे हैं। ठीक है, भारत से भी हैं और ब्रिटिशर्स भी हैं। ठीक है, अब जो मिनिस्टर चुने जा रहे हैं, जो जनरली मिनिस्टर इंचार्ज हैं, भारतीय लोग हैं जो, उनको क्या दिया है, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, रिलीजियस एंडाउमेंट्स। देखो जो दूसरी चीजें हैं जनरली ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट उनके लिए है। ओके, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीजें क्या हैं। ओके, नाउ अब आपको क्या याद रखना है, दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कौन कर रहे हैं, गवर्नर कर रहे हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को, ट्रांसफर्ड। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, नॉर्मल, एजुकेशन है। ठीक है, कौन कौन सा है, देखो मैं बता देता हूं। एजुकेशन है जो जो जिस पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, रिलीजियस एंडाउमेंट, जिससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, जहां पर सिर्फ खर्चा करना है, उसमें जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, बाकी रिजर्व सब्जेक्ट में
जो कि एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं गवर्नर, और एग्जीक्यूटिव हैं वो नॉट रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ओके, वो नॉट रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये चीज भी क्लियर हो गया होगा आपका कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते हैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी रिजर्व सब्जेक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब एक चीज आपको देखने को मिलती है, पहली बात जो नया एक्ट है, जो नई चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला डयार की आपने याद रख लिया, सेंट्रल और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट सेपरेट हो गए, वो आपको याद रखनी है। और पहली बार फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन की बात देखने को मिली थी इस एक्ट में। 1919 के एक्ट से बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई। ओके, पहला बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है, अभी ये बताइए किन 6 स्टेट में, पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, किन 6 स्टेट में बाइकैमरलिज्म है। ठीक है, बाइकैमरलिज्म है, स्टेट की बात में बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको ये बताना है। ओके, नाउ ये तो हमने देख लिया कि बाइकैमरलिज्म कब से स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन कहां पर देखने को मिला, 1919 के एक्ट से। इंडिया का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको रिप्लेस किया गया अपर हाउस द्वारा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया, और लोअर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर थे अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों को मिला के वो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चूज किए जा रहे थे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, सभी को मैं नहीं बोलूंगा, बट पहली बार हमें 1919 के एक्ट से ही देखने को मिला कि बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन आपको सुनने को मिल चुका था। ओके, अब यहां पर एक और चीज है, इस एक्ट में यह भी देखने को मिलता है कि जो वाइसरॉय हैं और उनके जो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, इस पर यह जरूरी था, इस एक्ट में यह हो गया था कि जो वाइसरॉय हैं और उनके 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो होते हैं जो एडवाइस देते हैं वाइसरॉय को और मिलके सभी लोग डिसीजन लेते हैं। इनमें से 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से 3 इंडियंस थे, यानी कि 3 इंडियंस होना जरूरी था। यह सबसे बड़ी बात आ जाती है। ठीक है, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ तो ब्रिटिशर ही होंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड, इस एक्ट में क्या एक रिक्वायरमेंट दे दी गई थी कि वाइसरॉय के साथ जो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं उसमें से 3 भारतीय होने चाहिए थे। कौन? 3 भारतीय होने चाहिए थे। ठीक है, ओके, नाउ अब देखो 1909 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए था, आप सबको पता है। मैं पॉज करने के लिए टाइम दे देता हूं, पॉज करके अपना आंसर दे दो। आप सबको पता है, फिर आपने आंसर दे दिया होगा मुस्लिम। अब इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा दिया गया। देखो कितनी बड़ी चीजें धीरे धीरे चलते आ रही हैं, कितना जो ब्रिटिशर्स हैं जो है इंडिया को डिवाइड करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और ज़्यादा वो चाहते हैं कि रूल हो, यहाँ पर दंगे हो जाएं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई 1919 के एक्ट में। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस वो इंडियंस हैं जो ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पर उनके डिसेंट हैं, बरसों से यहाँ रह रहे हैं और उनके बच्चे भी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यहाँ ही पढ़ रहे हैं, तो वो अभी एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं। ठीक है, अभी आप सबको पता है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है। दूसरा, राज्यसभा में बताइए कितने एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है। ओके, नाउ 1919 के एक्ट में मैंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? सपोज मुस्लिम है तो मुस्लिम का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर खड़ा होगा तो सिंपल सी बात है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही उनको वोट दे पाएगी, उसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अब देखो सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के लिए बढ़ा दिया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है, राइट टू वोट। यहां पर मत देने का अधिकार दे दिया गया था, बट किन लोगों को? सिर्फ लिमिटेड लोगों को, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का टैक्स है, या कुछ एजुकेटेड है, यानी कि शिक्षित लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं, उनको अधिकार था कि आप जो है वोटिंग कर सकते हो। जो भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, अपर हाउस लोअर हाउस, जो भी मेंबर चुने जाएंगे वही लोग वोट देंगे जिनके पास ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद इस एक्ट में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एक ऑफिस बना दिया गया। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया कहां पर? लंदन में। ठीक है, अभी तक उनका जो काम करते थे, कौन फंक्शन करते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते थे। हालांकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबोलिश बाद में करेंगे। ठीक है, 1947 के एक्ट में अबोलिश होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, अभी नहीं, बट इनका जो फंक्शन था ये भी निभाते थे। बट इस नए एक्ट में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन स्टेब्लिश कर दिए गए।
हाई कमिश्नर फॉर जो इंडिया के लिए है वो जनरली जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे ना उनको चेक करेंगे, ठीक है, लंदन में ही बैठ के चेक करेंगे वो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि इस एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया था, ठीक है, किसको, पब्लिक सर्विस कमीशन को। रिकमेंडेशन किसकी थी, ली कमीशन की, ठीक है। हेंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप इन 1926, ठीक है। तो अगर पूछा जाए पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से एक्ट से एस्टेब्लिश कर दिया गया था, तो आप कहेंगे 1919 के एक्ट से, और जो सेटअप करने की बाद में रिकमेंडेशन भी दे दी गई थी ली कमीशन द्वारा 1923 में, और उसके बेसिस पर 1926 में हमारा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेटअप हो जाता है। ओके, ये हो गया। दूसरा क्या आपको याद रखना है, देखिए बहुत सारे एक्ट हैं, तो एक्ट में इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अच्छे से समझिए। बहुत सारे एक्ट तो आपने रिवाइज भी करने पड़ेंगे बहुत बार, इसलिए मैं धीरे धीरे टाइम ले रहा हूं। बट जब ये पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा ना एक्ट वाला, तब तो यूं है, सब चैप्टर यूं होंगे यूं, ठीक है। आप मान के चलिए कि मैं एक दिन में दो जो लेक्चर हैं वो आपको देने वाला हूं बाद में, जल्दी 2 मंथ का टारगेट है, तो 2 मंथ में खत्म करके रहेंगे पूरी लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो चलो पहली बार फर्स्ट टाइम क्या हुआ, सेपरेटेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट। अब पहली बार क्या हुआ, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो सेपरेट हुए पहली बार, अब सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट भी सेपरेट हो गया। कहने का मतलब क्या है, अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, मतलब सेंटर तो सही है, उसके नीचे जो स्टेट होते हैं ना, प्रोविंस होते हैं, उनको भी वो भी अपना बजट इश्यू करने के लिए कानून ला सकते थे। सपोज उनको टैक्स लगाना है किसी नाली में, कोई नाली बन रही है और नाली के लिए सपोज 1-1 रुपया टैक्स देना है, तो वो अपने प्रोविंस में, उनके प्रोविंस में अगर बन रही है तो वो अपने प्रोविंस में वो एक्ट इनेक्ट कर सकते थे। तो पहली बार इस एक्ट में क्या हुआ, प्रोविंशियल के लिए और सेंट्रल बजट अलग आने लगा था, और जो प्रोविंशियल थे उनके पास ये पावर दे दी गई थी कि वो आप अपने बजट को इनेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इस एक्ट में जो आपको याद करने की जरूरत है वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किसकी, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। इस एक्ट में पहले ही बात कर ली गई थी साइमन कमीशन की, अभी जो नया लेक्चर आएगा वो साइमन कमीशन पर ही होगा, ठीक है। इस एक्ट में 1919 के एक्ट में जो इतने सारे प्रोविजन है ना, जो आप याद कर रहे हैं अभी तक, इतने सारे प्रोविजन, ये क्या भारत में अच्छे से काम करेंगे या नहीं, ये भारत में अच्छे से अप्लाई हुए या नहीं, तो इसी एक्ट में बोल दिया गया था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। स्टैट्यूटरी कमीशन क्या होता है, वो बिल कहां से लाया जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है। वो देखेगा रिपोर्ट ऑन, आपको यहां पर से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको, थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूं। ओके, ये अब डिसाइड करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, ये अब डिसाइड करेगा रिपोर्ट ऑन वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद। 1919 यानी कि आना कब था, 1929 में आना था, 1929 में आना था, बट 1927 में आ जाएगा, ये अगले लेक्चर में करेंगे। बट इस लेक्चर में अभी आप इतना ही जानो कि इसी एक्ट में बोल दिया गया था कि साइमन कमीशन आएगा। कौन आएगा, साइमन कमीशन आएगा। एक स्टैट्यूटरी कमीशन को पहले ही अपॉइंट कर लिया गया था। अब साइमन कमीशन ऐसे रैंडम नहीं आया, 1919 के एक्ट में ही अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। ओके, नाउ अब कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो लक्ष्मीकांत में नहीं दिए हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, कौन कौन से पॉइंट हैं फिर, सबसे पहला पॉइंट है जो गवर्नर हैं उनको एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्रोविंस बना दिया गया। वही गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्रोविंस हैं, सिंपल सी बात है। जो गवर्नर जनरल होंगे ना, सिंपल सी बात है, हर एक स्टेट के गवर्नर होते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे किसके, प्रोविंस के। ओके, ना दूसरा गवर्नर इंचार्ज, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो डयार के इंट्रोड्यूस की गई ना, तो जो गवर्नर होंगे इंचार्ज रहेंगे रिजर्व लिस्ट के, और मिनिस्टर इंचार्ज होंगे ट्रांसफर लिस्ट के। रिजर्व लिस्ट नाम से लग रहा है, रिजर्व होगा तो मतलब उसमें कुछ मोटा इनकम आ रहा होगा, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, इस पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ये अपने मन से रहेंगे, कुछ भी कानून बना सकते हैं इसका मतलब। बाकी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नाउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल कुड इंटरफेयर इन द रिजर्व लिस्ट बट नॉट ट्रांसफर्ड लिस्ट। अब सबसे बड़ी बात है, जो गवर्नर जनरल हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो बड़ी पोस्ट हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये क्या कर सकती हैं, रिजर्व लिस्ट, जो ये बड़े बड़ी लिस्ट है ना, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू, अगर इसके लिए कोई बिल लाया जा रहा है तो डायरेक्ट ये इंटरवीन कर सकते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो हम इसमें इंटरवीन भी कर सकते हैं, बट ट्रांसफर्ड लिस्ट में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
1919 में आपसे ये भी पूछा जाएगा क्या महिलाओं ने भी वोट दिया, उनको भी अधिकार मिल गया था? सम वुमेन्स कुड वोट। अगर पूछा जाए प्रीलिम्स में आपसे यही पूछा जाएगा, तो देखो ट्रिक कैसे पूछी जाएगी, क्या सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, तब वहां पर गलत हो जाएगा आंसर। आंसर कब सही होगा? सम वीमेन्स कुड वोट। यहां पर कुछ महिलाओं ने भी वोट दिया। तो आपका प्रीलिम्स में जिस बेसिस पर ऑप्शन आता है ना, वहीं पर आपको टिक करना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो यहां पर है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बात। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये डायरेक्ट पूछा गया है कि नहीं, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि पार्लियामेंट जो पॉलिटी है वो कैसे पढ़नी है। ओके, ये मैं यहाँ पर कोई दूसरे लक्ष्मीकांत नहीं बल्कि दूसरे जो फैक्ट हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ये फैक्ट लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है। अब नहीं देंगे तो सिंपल सी बात है, आपको कैसे आएगा, जब हम पढ़ाएंगे आपको। 70 मेंबर्स वर इलेक्टेड, 70% जो मेंबर्स थे वो चुने जा रहे थे। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी ना, अपर हाउस और लोअर हाउस बना तो है, उसमें 70% जो मेंबर होंगे वो चुने जाएंगे, बाकी नॉमिनेट भी किए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जो गवर्नर हैं प्रोविंस के, किसी बिल को अगर पास करना है तो उनकी असेंट जरूरत है, और इशू भी ऑर्डिनेंस को भी वो इशू कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं क्या है। ओके, कुछ मैं बाइकैमरलिज्म के बारे में बता देता हूँ एट द एंड में। बाइकैमरलिज्म में लेजिस्लेटिव असेंबली पहली होगी, जिसमें नॉमिनेट भी होंगे कुछ एंग्लो इंडियंस और एंडो क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, और 3 सालों के लिए। और दूसरा होगा काउंसिल ऑफ स्टेट। बाइकैमरलिज्म अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसमें नॉमिनेट किए जाएंगे एंग्लो इंडियंस को। काउंसिल ऑफ स्टेट में ओनली मेल मेंबर्स विथ 5 ईयर टेन्योर। जनरली काउंसिल ऑफ स्टेट में कौन दिखने को मिले? ओनली मेल मेंबर्स जिनका टेन्योर कितना था, 5 साल। तो अगर आपका आएगा कि बाइकैमरलिज्म में काउंसिल ऑफ स्टेट में जो मेंबर्स का टेन्योर कितना था, वो 5 साल था। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना था, 3 साल था, ठीक है। अभी भी जो बजट में सिर्फ 25% जो बजट है उस पर वोटिंग की जाती थी। वोटिंग का मतलब क्या होता है? 25% बजट में वोटिंग की जाती थी, इसका मतलब क्या है? रिमेनिंग जो 75% बजट है ना, वो डायरेक्ट ही ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बेसिस पे यूज़ कर रही है। बाकी 25% में वोटिंग की जा रही है कि हाँ 1% शिक्षा को जाना चाहिए, 2% स्वास्थ्य को जाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर सिर्फ 25% ही वोटिंग की जाने लगी थी। अब इसका मतलब क्या है? अब ये ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो डायरेक्ट ये पूछा जाएगा क्या बजट में पूरा रोल इंडियंस का था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का था? नहीं। ओके, सिर्फ 25% बजट में वोटिंग की जाती थी। ओके, अब इसी एक्ट में ये भी देखने को मिलता है कि अगर कोई बिल पास हुआ और डेडलॉक हो गया, यानी कि या तो अपर हाउस नहीं मानी या लोअर हाउस नहीं मानी, तो 3 तरीके 1919 में देखने को मिले। या तो ज्वाइंट कमेटी बिठाई जाएगी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस या ज्वाइंट सिटिंग। ओके, उसके बाद एक और चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, हु कुड वोट, कौन वोट कर सकता है, ठीक है। जिसको पहले से ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपीरियंस है, जो लोकल बॉडीज़ में कुछ बड़े बड़े आला अफसर्स हैं और जिनके पास कुछ टाइटल्स हैं, जैसे महाराजा धीराज वाले टाइटल्स होते हैं ना, उनको जनरली वोट करने की पावर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी दूसरा वोट करने की पावर किनको भी थी? जिनके पास टाइटल्स थे उनको तो थी, उसके साथ जिनके पास ज़मीन है, टैक्स है, एजुकेशन है, उनको भी थी। तो आई थिंक 1919 के एक्ट जितने भी प्रोविज़न है वो मैं बता चुका हूँ। अब जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2022, 2021, जब भी ये वीडियो देखेंगे आप, 2022 में भी ये वीडियो देख रहे होंगे, 2024 में भी ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। द हिंदू के नोट्स हो गए, यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी प्रिपरेशन हैं, हम आपको एक हमारा पेड सब्सक्रिप्शन भी आता है, वो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी होगा और सेम नंबर भी होगा, आप उसमें कॉल करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज की इस वीडियो में 1919 के जितने भी एक्ट हैं ना, वो मैं बता चुका हूँ। जो भी चीज़ें यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं, आपको इतनी ही चीज़ें याद करनी है। कौन कौन सी चीज़? आप कहेंगे सेंट्रल और प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट हैं वो अलग हो गए, डायरकी इंट्रोड्यूस हो गई, पहली बार बाइकैमरलिज्म में भी देखने को मिला, डायरेक्ट इलेक्शन भी देखने को मिला। यही तो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया गया, राइट टू वोट जो मत देने का भी अधिकार दे दिया गया, एक नया ऑफिस खोल दिया गया। तो कुछ नहीं होता, ये एक्ट में कंफ्यूज होना ही नहीं है। ऐसे सिंपल जब आपका हो जाता है प्रिपरेशन, बाद में क्या कर लो, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे रिवाइज करते रहो, ठीक है। फिर आप कहोगे एक स्टैट्यूटरी कमीशन का पहले ही अपॉइंटमेंट था, जो साइमन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाद में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली। वीमेंस ने भी वोट किया, बाइकैमरलिज्म आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हो चुकी हैं। बाकी अगली वीडियो आएगी साइमन कमीशन के बेसिस पर, उसके अगली वीडियो आएगी आपकी 1935 के एक्ट में, उसके बाद 1947, बस फिर एक्ट खत्म
और सेकंड चैप्टर हमारा शुरू होगा। ठीक है, 2-3 दिन में सेकंड चैप्टर भी शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।